बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्तकबाल है आप सभी का। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। आपका मेजबान मीर हिलाल हाजरी आपकी खिदमत में हाजिर। स्पेशल रिपोर्ट में मुतअद्दिद खबरें आए चाहती हैं और तफसीलन जो इन खबरों के जो इतलात है, मालूमात है, आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन इस स्पेशल रिपोर्ट की शुरुआत में आज बात करते हैं मौसम की, क्योंकि शहरी श्रीनगर हो या इसके मज़ाफ़ात के अंदर जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहां पर अभी जितने भी कस्बा जाते हैं, ऐसा लग रहा है कि शाम गए तक बर्फबारी हो सकती है। शाम गए तक नहीं तो रात गए तक जरूर बर्फबारी हो सकती है। यह महकमा मौसमियात की पेशन गोई नहीं बता रही है, बल्कि हर कोई इंडिविजुअल जो अभी कश्मीर की रास्तों से चलता है, बाहर देखता है, मौसम की तरफ या मतला की तरफ आंख उठाता है, तो यही कहता है कि आज शाम तक बर्फबारी हो सकती है। हालांकि महकमा मौसमियात की जानिब से भी बर्फबारी की पेशन गोई की गई है। 11 तारीख तक पहला जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है उसका असर जम्मू कश्मीर की वादी के अंदर बर्फबारी की सूरत में नुमाया हो सकती है, यह महकमा मौसमियात का कहना है। लेकिन अगर शहरी श्रीनगर के इलाकों की तरफ देखेंगे, झील डल की तरफ देखेंगे या उसके साथ साथ वादी के दूसरे अतराफ की तरफ देखेंगे, लेकिन पहाड़ी इलाकों को छोड़कर जो मैदानी इलाके हैं वहां पर मतला अबरालूद है। और अभी भी हम देख रहे हैं कि जगह जगह पर अगरचे सर्दी है और इस सर्दी का मुकाबला करने के लिए रिवायती तरीके जो कश्मीर के अंदर है वो अपनाए जाते हैं। जगह जगह पर आग जलाई जा रही है और उसके बाद जो है बड़ा मौसम बड़ा हेजी लग रहा है और छोटे बच्चों से लेकर बड़े लोग मलबूसात का अच्छे तरीके से अब इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि सर्दी का मुकाबला करना है, बाहर काम भी करना है और उसके साथ साथ सर्दी का मुकाबला भी। तो इस तरह से मतलब अबरालूद है, कपकपाती सर्दी है, दर्जा हरारत भी कम है। हालांकि कल के मुकाबले में अगर दर्जा हरारत ज्यादा है ताहम फिर भी मौसम के एतबार से, सर्दी के एतबार से कम है। महकमा मौसमियात ने हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिशें और बर्फबारी की पेशन गोई की है। आम इंसान भी अंदाजा कर रहा है कि शाम गए तक बूंदाबांदी या हल्की बर्फबारी शुरू हो सकती है। ये तो शहरी श्रीनगर की विजुअल्स हमने आप तक पहुंचाए, लेकिन हम आपको गुलमर्ग और सोनमर्ग के शॉट्स भी या वो तस्वीरें भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ये गुलमर्ग ये सोनमर्ग और गुलमर्ग के जो मनाजिर हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हल्की बूंदाबांदी, हल्की बर्फबारी यहां पर शुरू हो चुकी है। हालांकि सयाह भी यहां पर हैं और सयाह इन नज़ारों का और उसके साथ साथ इस बर्फबारी से खूब लुत्फानंदोज हो रही हैं। गुलमर्ग के जो मनाजिर हैं हम आप तक पहुंचा रहे हैं और यहाँ पर सयाहों की एक खासी तादाद भी है। और उसके अलावा जो सोनमर्ग के अंदर मुझे लगता है कि गुलमर्ग से ज़्यादा बर्फबारी अभी हो रही थी। मैं अपने एडिटर से गुजारिश करना चाहूँगा कि वो सोनमर्ग के विजुअल्स भी दिखाएं और वहाँ के जो सूरत हाल है मौसम के एतबार से वो हमारे नाजरीन तक पहुँचाए। चलो शहरी श्रीनगर के अंदर क्या सूरत हाल है। शहरी श्रीनगर में जैसे कि हम कहते हैं कि महकमा मौसमियात की पेशन गोई तो है ही, लेकिन आम लोग भी अब ये अंदाजा कर रहा है। ये सोनमर्ग के जो विजुअल्स हैं हम आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन शहरी श्रीनगर के अंदर की जो सूरत हाल है उसमें यही बताया जा रहा है कि आज शाम तक तो मुतवक्का है कि बर्फबारी होगी। फैसल से जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि महकमा मौसमियात का कहना है कि अगले 48 घंटों के दौरान बर्फबारी हो सकती है। और उसके साथ साथ कल के मुकाबले में आज दर्जा हरारत बेहतर था, यानी दर्जा हरारत -0.1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो गुज़श्ता रात 1.4 डिग्री सेंटीग्रेड था। तो इसका मतलब है कि दर्जा हरारत के अंदर बेहतरी आई है और जब जीरो के आसपास दर्जा हरारत होता है तो फिर बर्फबारी भी होती है। फैसल, आपका इस्तकबाल है। जानना चाहेंगे कि जैसा कि आपने तस्वीरें हम तक पहुंचाई है तो लग रहा है यही कि हर कोई इंडिविजुअल अब ये एक्सपेक्ट करता है कि आज शाम या आज रात देर गए तक बर्फबारी हो सकती है। महकमा मौसमियात का क्या कुछ कहना है? देखिए बिल्कुल हिलाल, अगर हम इस विंटर की बात करें, चिले कलान की बात करें तो चिले कलान इस वक्त जारी है और चिले कलान की हम जो खूबसूरती होती है वो बर्फबारी होती है। चाहे वो आम लोगों की बात करें तो टूरिस्ट की बात करें तो सभी का इंतजार रहता है कि किस दिन बर्फबारी होगी और हम उससे लुत्फानंदोज होंगे। तो महकमा मौसमियात की तरफ से पेशन गोई 7 तारीख से ही की गई थी, ताहम वो हाई रीच के लिए की गई थी, लेकिन प्लेन एरियाज में कहा गया कि जो इंटेंसिफाइड वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो होगी वो 9 तारीख से लेकर 11 की तारीख होगी,
जो कि कल से स्टार्ट होने वाले। आज के लिए कहा गया था कि आज हल्की फुल्की बारिशें हो सकती है श्रीनगर में, लेकिन तमाम इस वक्त भी मौसम ठीक ही है। सर्दी बहुत ज्यादा है लेकिन बर्फबारी या बारिशें अभी नहीं हो रही। और तवक्का किया जा रहा है या जिस तरीके से प्रेडिक्शन की गई है कि कल शाम से जो है बारिशें और बर्फबारी श्रीनगर में देखने को मिले। उसके साथ जो बाकी प्लेन एरियाज है वहां पे भी हो सकती है, और खासकर हाई रीचेस में कह के मॉडरेट टाइप की जो है स्नोफॉल हो सकता है, और प्लेन एरियाज में बारिशें भी होगी और उसके साथ साथ हल्की फुल्की जो है बर्फबारी भी होगी। ताम इस बीच जो सयाह है श्रीनगर में वो काफी ज्यादा उम्मीद लगाए बैठे, तवक्का रखते कि बर्फबारी होगी। जिस तरीके से उन्होंने जो सोनमर्ग में देखा, गुलमर्ग में देखा, वैसे वो चाहते हैं कि हम श्रीनगर में देखेंगे और यहाँ पे भी हम बर्फबारी का जो है लुत्फ उठाएंगे। उसके साथ साथ जो आम लोग जो है वो आज भी, हालांकि आपको पता है कि आज संडे मार्केट लगातार था, आम लोग जो है लगातार गर्म मलबूसात जो है खरीद रहे हैं। लोग गर्म मलबूसात खरीद रहे हैं, और गर्म मलबूसात हो, कांगड़ी हो या हीटिंग गैजेट्स हो, यही इस सर्दी का मुकाबला करने के लिए एक आम कश्मीरी के लिए जो है एक ऐसी चीज है जिससे सर्दी का मुकाबला किया जा सकता है। फैसल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया शहरी के हवाले से मौसमी सूरत-हाल के मुतालिक हमारे नाज़रीन तक जानकारी पहुंचाने के लिए। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि शहरी इलाकों के अंदर अभी हल्की से दरमियाना दर्जे की जो बारिशें हैं उसकी महकमा मौसमियात ने पेशन गोई की है, और जैसे कि फैसल ने कहा कि कल से ही हो सकते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा, मौसम ऐसा लग रहा है कि जैसे शाम से ही हो सकता है। क्योंकि दूसरी जानिब जब हम पहाड़ी इलाकों की तरफ देखते हैं या जितने भी सयाहती मकाम जम्मू कश्मीर के अंदर हैं वहां पर जब हम देखते हैं तो वहां पर भी बर्फबारी शुरू हो चुकी है, लेकिन हल्की हल्की बर्फबारी शुरू हो चुकी है। गुलमर्ग के ये विजुअल्स जाहिर कर रहे हैं, हालांकि अभी कैमरे के अंदर ये बर्फबारी दिख नहीं रही है, लेकिन सोनमर्ग के अंदर जो विजुअल्स हमने आप तक पहुंचाए हैं तो उसमें हमने नुमाया देखा कि वहां पर बर्फबारी ढंग से हो रही थी। लेकिन कब तक होगी और कितनी होगी ये वक्त ही तय करेगा। लेकिन महकमा मौसमियात ने पेशन गोई की है पहाड़ी इलाकों के लिए कि वहां हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी हो सकती है। गुलमर्ग के अंदर क्या कुछ सूरत हाल है जाने की कोशिश करेंगे। अपने नुमाइंदे इशफाक से, इशफाक डार इस वक्त हमारे साथ सीधे गुलमर्ग से जुड़ चुके हैं। इशफाक, क्या सूरत हाल है? क्योंकि शहरी श्रीनगर के अंदर जब हम देखते हैं तो अभी बर्फबारी नहीं है लेकिन मतला बरालूद है, लेकिन गुलमर्ग के जो विजुअल्स आपने हम तक पहुंचाए हैं उसमें हम देख रहे हैं कि हल्की हल्की अभी बूंदाबांदी या बर्फबारी हो रही है। अभी इस वक्त क्या कुछ सूरत हाल है? हिलाल साहब, जिस तरह से महकमा मौसमियात ने पहले ही पेशगोई की थी कि वादी के मैदानी इलाकों के साथ साथ बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी हो सकती है, आज सुबह से ही हम इस पे नजर बनाए रखे थे, तो आज हमने देखा कि शायद गुलमर्ग में जो है हल्की बर्फबारी शुरू हुई है। साथ साथ में यहाँ पर जो टंगमर्ग जो बाबारिशी इलाका है या ड्रंग इलाका है सैदी मुकाम, तो यहाँ पर भी हल्की बर्फबारी हुई है और इस वक्त हल्की बर्फबारी भी हो रही है और साथ साथ में बारिश भी हो रही है। और कहीं ना कहीं जो बाहर से सैयाह आ रहे हैं वो इस बर्फबारी का खूब लुत्फ ले रहे हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर जो कि टंगमर्ग से गुलमर्ग तक का रास्ता है, इस हवाले से एडमिनिस्ट्रेशन ने पहली एडवाइजरी जारी की है कि इस रास्ते को यहाँ पर सैयाहों के साथ साथ मकामी लोगों को कोई मुश्किलात ना हो, उस हवाले से भारत और यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस या ट्रैफिक पुलिस के नफरी आज ही तैनात की गई। क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा कि यहाँ पर लोग जो थे, जो सैयाह थे, वो रात भर गाड़ियों में उन्होंने अपना सहारा लिया और रात भर गाड़ियों में ही फंसे थे टंगमर्ग के गुलमर्ग के मकाम पर। तो आज यहाँ पर बिल्कुल इंतजाम मुकम्मल किए जा चुके हैं और ट्रैफिक की एडवाइजरी पर भी नजर रखी जा रही है। और साथ साथ में यहाँ पर जिस मुकाम पर खड़े हैं, यहाँ पर बिल्कुल सैयाहों को एक एक करके जो है उनकी गाड़ियों को जो है गुलमर्ग जाने की इजाजत दी जाती है ताकि वो मौसम का भी खूब लुत्फ ले सके और साथ साथ में अपने गाड़ियों और अपने आप का ख्याल रख सके। बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक जानकारी देने के लिए। इसमें कोई शक नहीं है कि बर्फबारी गुलमर्ग के अंदर भी हो रही है, हल्की ही सही लेकिन हो रही है, और इसमें भी कोई शक नहीं कि इंतजामिया काफ़ी मुतहरिक है और उन्होंने अपने हिसाब से जो प्रिपेयर्डनेस है वो की हुई है और जो भी मुमकिन सूरत हाल होगी उससे निपटने के लिए सरकार ने मैनुअल मशीनरी को रेडी रखा है। लेकिन हकीकत यही है कि जब बर्फबारी होती है और अगर जोर की बर्फबारी होगी तो भले ही जितने भी अरेंजमेंट्स सरकार ने किए हैं तो इस बर्फबारी से आम जनजीवन या आम जिंदगी मुतासिर होकर ही रहती है। चलो अगली खबर में बात करते हैं राजौरी की, क्योंकि राजौरी के अंदर आपको हाल ही में पता होगा कि जब हमला हुआ था और उसके बाद
उस हमले में 6 अफराद जिसमें 2 बच्चे भी शामिल थे उनकी मौत वाक़ा हुई थी। लेकिन आज एक अफसोसनाक खबर एक बार फिर से आई है कि एक और जो जख्मी शख्स था वो जिंदगी की जंग हार चुके हैं और इस तरह से यहां मरने वालों की तादाद जो है वो अब 7 तक पहुंच गई है। मरने वाले शख्स की जो पहचान है या उसकी शनाख्त है वो प्रिंस शर्मा के बतौर हुई है, जो दीपक शर्मा के भाई बताए जा रहे हैं। दीपक शर्मा हाल ही में इस हमले के अंदर जाम बहक हो गए थे। इधर मेडिकल कॉलेज जम्मू में उनका इंतकाल हुआ, क्योंकि 4 तारीख को प्रिंस शर्मा को राजौरी से एयरलिफ्ट किया गया था और आज उसकी मौत अल सुबह ही वाक़ा हो गई है। हम अपने नुमाइंदे जमशीद से जानना चाहेंगे कि जमशीद, अगर आप तक मेरी आवाज़ आ रही है, जानना चाहेंगे कि कुल मिलाकर 7 जो है इन लोगों की तादाद जो इस हमले के अंदर मारे जा चुके हैं। बड़ी अफसोसनाक खबर है। तो अभी सूरत हाल गमगीन ही होगी और इसमें कोई शक नहीं है कि मातम ही होगा, लेकिन जो ये डेड बॉडी है जो जम्मू से लानी थी, क्या वो अभी लाने में वो कामयाब हुए हैं और उसकी जो आखिरी रसूमात है क्या वो अंजाम दे गए? फिलहाल बिल्कुल प्रिंस शर्मा की आखिरी रस्मात का सिलसिला अभी थोड़ी देर पहले शुरू हो चुका है, क्योंकि ये 7वां शख्स था जो इस थाने के बाद इसकी मौत हुई है। प्रिंस शर्मा का भाई दीपक शर्मा जो पहले दिन 1 जनवरी को इन गोलियों का शिकार हुआ था और आज इसका भाई जो प्रिंस शर्मा ये शदीद तौर पर जख्मी हुआ था, जिसको पहले राजौरी मेडिकल कॉलेज जिसका ऑपरेट किया गया और ऑपरेट के बाद इसको 4 जनवरी को इसको एयरलिफ्ट जम्मू मेडिकल कॉलेज कर दिया गया और मिलाकर आज इसकी जम्मू कॉलेज में इसकी मौत हुई और इसकी डेड बॉडी इस वक्त राजौरी लाई गई और इसका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। वहीं अगर प्रिंस शर्मा के घर की हालत की बात करें तो प्रिंस शर्मा के वालिद साहब 2 साल पहले उनका इंतकाल हो चुका था और ये 2 भाई हैं और दोनों के दोनों इस थाने में इनकी मौत हो चुकी है। पीछे इनके घर में सिर्फ एक बूढ़ी माँ बाकी बात चुकी है। इस वक्त पूरे इलाके में गम और गुस्सा लगातार देखने को मिला। लोगों की तरफ से आज भी कई सारी डिमांड्स की गई है। जितना लोगों की तरफ से पहले ये कहा गया था अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की जाती तो आज भी अंतिम संस्कार हम इसका नहीं करेंगे, मगर इंतजामिया के साथ बातचीत के बाद ये मसला थोड़ा हल हुआ और इंतजामिया को 2 दिन का वक्त दिया गया। अगर 2 दिन के अंदर इस केस को NIA के हवाले नहीं किया जाता और ढांगरी इलाके में सेना को दोबारा तैनात नहीं किया जाता और उसके साथ साथ VDC मेंबरान को दीगर मेंबरान को अगर हथियार नहीं दिए जाते हैं तो ये लोग दोबारा सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हैं। जमशीद जानना चाहेंगे, जब से ये हमला हुआ है काफी दिन गुजर चुके हैं, क्या अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन फोर्सेस किसी नतीजे पर पहुंचे हैं? कोई लीड उन्हें मिला है? नंबर 1। नंबर 2, मेंढर के अंदर जो बालाकोट सरहदी सेक्टर है वहां पर शबाना तसदुम के दौरान 2 मिलिटेंट जो है वो जाम बैक हुए हैं। क्या उन मिलिटेंटों का इस वाक़े के साथ कोई वास्ता है या कि फिर वो कोई नई इन्फिल्ट्रेशन, कोई नई दरअंदाजी है? फिलहाल बिल्कुल अगर पहले इस थाने की बात करें तो जहां किसी इनपुट मिलने की बात हो, इस तरह की खबरें लगातार आ रही हैं कि फलाने इलाके से मगर राजौरी के गिरदोनुमा इलाके बिलखुसूस कालाकोट जैसे इलाके या दिगर इसके साथ लगने वाले इन इलाकों से मुश्तबा अफराद के देखे जाने की खबर लगातार सामने आ रही है और उन इलाकों में सर्च ऑपरेशन भी चलाए जा रहे हैं। मजीद नफरी भी बुलाई गई है, इसमें चाहे स्पेशल SOG की टीमें हो वो भी बाहर डिस्ट्रिक्ट से मजीद और बुलाई गई है, क्योंकि अभी तक किसी तरह की कोई कामयाबी नहीं मिल पाई है, जिसके देखते हुए लगातार इस तरह की खबरें जरूर सामने आ रही हैं कि इन इलाकों में देखे गए। उसके बाद उन इलाकों का लगातार मुहासरा किया जा रहा है और मुहासरे के दौरान अभी तक कामयाबी कोई नहीं मिली, मगर लगातार राजौरी के मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन का सिलसिला भी जारी है। वहीं दूसरी तरफ बालाकोट की बात करें तो बालाकोट में देर शाम को लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिल्कुल पहले छोटे हथियारों की गोलियों की आवाजें सुनाई देगी, उसके बाद दो जोरदार धमाकों की आवाजें आई और उसके बाद ये दावा किया गया कि दरअंदाजी की कोशिश है जिसको नाकाम किया गया, क्योंकि मुश्तबा अफराद की नकल वारदात देखने के बाद ये फायरिंग की गई है। और आज सुबह सेना की तरफ से ये दावा किया गया कि इस दौरान 2 मिलिटेंटों को मार गिराया गया है, जिनकी शिनाख्त तो अभी नहीं हुई, मगर थोड़ी देर बाद इस पे सेना की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जा रही है और उसमें सारी तफसील सामने आएगी कि मिलाकर इनकी शिनाख्त हुई है या कहाँ के लोग थे या क्या इनसे हथियार बरामद हुए। चलिए बहुत शुक्रिया जमशीद पूरी जानकारी देने के लिए। जमशीद मलिक जो हमें अपडेट कर रहे थे राजौरी वाक़े और उसके साथ साथ जो सरहद पर दरअंदाजी जो बताया जा रहा है कि दरअंदाजी का वाक़ा है, तो उसमें क्या कुछ डिटेल्स हैं उस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। लेकिन इसी वाक़े को लेकर हर्षदेव सिंह जो कि आम आदमी पार्टी के जम्मू कश्मीर के लीडर हैं, उनकी जानिब से बड़ी टिप्पणी की गई है, क्योंकि जब से ये वाक़ा राजौरी के अंदर हुआ है तो उसके बाद अलग अलग जो तबके हैं समाज के और ख़ासतौर पर जो पॉलिटिकल तबका है जो बीजेपी के मुखालिफिन हैं, वो यही कहते हैं कि इसमें अब इस वाक़े को लेकर
इसको क्रिमिनल रंग देने की कोशिश की जा रही है। और वही बात हर्षदेव सिंह ने भी कही है। उन्होंने कहा कि राजौरी वाक़े पर बीजेपी सरकार सिर्फ पाकिस्तान की मजम्मत करते हैं और मजम्मत करने को ही जहां भाजपा अपनी जिम्मेदारी पूरा करना समझती है, वहीं बीजेपी इसे क्रिमिनल रंग देने की कोशिश भी कर रही है। इस वाक़े को हमेशा की तरह भारतीय जनता पार्टी जिसकी आदी है, ये हर्षदेव सिंह कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिस चीज की आदी है वो सियासी फायदा हासिल करना चाहती है। और उन्होंने ये बात भी कही है कि पुलवामा के अंदर जो उस हमले में जिसमें 40 फोर्सेस के एहलकार जाम बैक हो गए थे, उसको भी सियासी हथियार बनाकर बीजेपी ने उस वक्त सियासी फायदा उठाया था। और अब यहां पर भी सोसाइटीज को भारतीय जनता पार्टी तकसीम करने की कोशिश कर रही है। तो इस वजह से लोगों को भी इन चालों से बाखबर रहने की जरूरत है। आंगरी गांव जहां कार्नेज हुआ है, जहां निर्दोष लोगों की हत्या हुई है, सारा गांव शोक में डूबा हुआ है। 2 बच्चों की जो है वो इसमें दर्दनाक मौत हुई है और सरकार अभी तक किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाई। सर, पाकिस्तान की निंदा हो रही, चंद दिन ये निंदा होगी, घोर निंदा होती है, कड़ी से कड़ी निंदा होती है, उसके बाद सब कुछ भुला दिया जाता है। जो 2 बच्चे शहीद हुए हैं खास तौर के ऊपर, उनका क्या कसूर था, मैं ये पूछना चाहता हूं। और बीजेपी सरकार जहां निंदा करके अपनी जिम्मेदारी जो है वो समझती है कि उन्होंने पूरा कर लिया है, वहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग इसको कॉमनल रंगत देने की कोशिश कर रहे हैं। वो सोसाइटी को डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं इस हादसे की आड़ में, जैसे वो हमेशा करते रहे। लोगों को तकसीम किया जा रहा है मजहब के नाम पर, ताकि उनको सियासी मुफाद मिल सके, इसका सियासी फायदा उन्हें आने वाले चुनाव में हो सके। 2014 में जब पुलवामा में ऐसा हादसा हुआ जिसमें 40 जवान शहीद हुए थे, तब भी उसका राजनीतिकरण किया गया और लोगों को कहा गया कि आप भारतीय जनता पार्टी को आप वोट दे दीजिए। उन गुनहगारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पाई और आज तक यह पता नहीं चला है कि बॉर्डर से अंदर 250 या 300 किलो आईडी या आरडीएक्स जो है वो किस तरीके से पहुंचा है। इस बात का कोई भी एक्सप्लेनेशन अभी तक उस सरकार के पास नहीं है और आज भी पाकिस्तान की निंदा करके ये समझते हैं कि इनकी जिम्मेदारी पूरी हो गई है। मैं ये समझता हूं कि जवाब देना होगा भारतीय जनता पार्टी को, जिन्होंने ये वादा किया था कि जब उनकी सरकार आएगी तो पाकिस्तान आंख उठा के देखने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान जो है हरकतें कर रहा है, वो एक बहुत बड़ा फेलियर है। सिक्योरिटी का फेलियर है, इंटेलिजेंस का फेलियर है, सरकार का फेलियर है। और जम्मू कश्मीर को आप लोगों ने एक लेबोरेटरी बनाकर रख दिया है, उसमें सिर्फ तजर्बे करते हैं। कभी 370 कहते हैं हमने तो। चलिए, हर्षदेव सिंह कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर को एक लेबोरेटरी बनाया है और फिर यहां पर तजुर्बे किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये जम्मू कश्मीर तबाह व बर्बाद हो गया है। लेकिन जीए मीर क्या कहते हैं, यानी गुलाम अहमद मीर जो कि कांग्रेस के साबिका सदर है, वो आज मट्टी गौरन कोकरनाग के अंदर एक पब्लिक जलसे से खिताब कर रहे थे। हालांकि यहाँ पर एक छोटा सा कन्वेंशन था, फिर ये जलसे में यहाँ पर तब्दील हुआ है। और उन्होंने कहा कि भाजपा के वो सभी वुज़रा जो जम्मू कश्मीर आकर मुल्क के लोगों को यही सुनाते रहे कि जम्मू कश्मीर में सब कुछ नॉर्मल हो गया है, कोई मिलिटेंसी नहीं रही है, लोग बड़ी बेहतरीन जिंदगी गुजार रहे हैं, तामीर और तरक्की हो रही है, तो दूसरी तरफ इसी जम्मू कश्मीर के अंदर बीडीसीज को हथियार देना यह साबित कर रहा है कि 90 की दिहाई की तरह जम्मू कश्मीर के हालात बन चुके हैं। उन्होंने कहा कि इसलिए एलजी सरकार और मरकजी वुज़रा को भी अब मुल्क के अवाम को सच बोलना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुल्क के अवाम को गुमराह कर रही है, ये बोलते हुए कि जम्मू कश्मीर के अंदर हालात नॉर्मल हो गए। उन्होंने कहा कि हालात अगर नॉर्मल होते तो फिर वीडीसीज को हथियार देने की बात नहीं होती। उन्होंने ये भी कहा कि गावरन इलाका एसटी जुमरे में आ गया है, इसलिए यहाँ एसटी के लोगों में से ही किसी को मैंडेट दिया जाएगा। 2 साल से आपने देखा 370 तोड़ने के बाद, स्टेट को तोड़ने के बाद में तमाम भाजपा के मंत्री जम्मू कश्मीर आकर यही देश को सुनाते रहे कि अब जम्मू कश्मीर नॉर्मल।
अब जम्मू कश्मीर देश के साथ जुड़ गया। अब जम्मू कश्मीर में किसी किस्म का तनाव नहीं, मिलिटेंसी नहीं है, खत्म कर दिया, कोई आक्रोश नहीं। और दूसरी तरफ से आज भी वो VDCs को मजबूत करने की जो बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वही है कि जो 1992, 93 में VDCs की मतलब वजूद में लाने की जरूरत थी, आज वो फिर वही चीज महसूस कर रहे हैं। दैट मीन्स अगर मैं यही कहूँ कि हम वापस 90s के सिचुएशन में हैं, गवर्नमेंट के फैसले से लग रहा है, तो फिर उनके कथनी और करनी में अपने आप फर्क नजर आ रहा है। एक तरफ अगर वो देश को गुमराह कर रहे हैं कि सब ठीक हो गया, दूसरी तरफ से VDCs को हथियार प्रोवाइड किए जा रहे हैं, VDCs को रिऑर्गेनाइज किया जा रहा है और रोजमर्रा के हालात खराब होते जा रहे हैं। तो ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को समझना चाहिए कि हम वो चीज देश को कहें जो जमीनी सच्चाई है। वेलकम स्टेप है। मैंने जब कह दिया कि बहुत लोग वापस ज्वाइन कर रहे हैं, चाहे वो 2 महीने पहले हमसे दूर हो गए थे, अगर उनको भारत जोड़ो का इम्पैक्ट जहन पर पड़ गया, उनको लगा कि नहीं सही रास्ता राहुल गांधी का रास्ता है, तो मेरे ख्याल से हमें उसको वेलकम करना चाहिए। उसमें कोई चलिए, जीए मीर का कहना है कि एक तरफ हालात बेहतर होने के, नॉर्मल होने के, अच्छे होने के, अच्छे दिनों की बात करना और दूसरी जानिब VDCs को हथियार देने का जिक्र करना, ये आपस में कॉन्ट्राडिक्ट है। मुबस्सिरीन भी यही कहते हैं। बहरहाल बीजेपी इस पर किस तरह का रिएक्ट करती है और किस तरह से इस इल्ज़ाम से बचती है और इस इल्ज़ाम का जवाब देती है या इस सवाल का जवाब देती है, वो बहरहाल जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन PDP की जानिब से आज नमत्याल चांडोरा और क्रालपुरा चांडोरा के अंदर पार्टी मीटिंगों का इनेकाद किया गया और इस मौके पर यहाँ चांडोरा कॉन्स्टिट्यूंसी के इंचार्ज और PDP के जिला सदर बडगाम मोहम्मद यासिन भट्ट मेहमान खास थे और उन्होंने यहाँ जो जमा यूथ था, नौजवान थे, उनसे खिताब किया। अलग अलग जगहों पर ये दोनों मीटिंगें हुई हैं, नमत्याल में और क्रालपुरा में। उन्होंने कहा कि अल्लाह के बाद नौजवानों का भरोसा PDP पर है, क्योंकि PDP ही आवाम की, नौजवानों की, समाज के पसमानदा तबकों की बात उठा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि 370 हटाए जाने के बाद जो जम्मू कश्मीर की सूरत हाल बनी है और इस सूरत हाल में जब कोई लीडर किसी भी जमात का बात नहीं करता है तो उस वक्त महबूबा मुफ्ती फ्रंट लाइन पर आ गई और उन्होंने जम्मू कश्मीर के जो जज्बात है, एहसासात है, उसकी नुमाइंदगी करते हुए न सिर्फ बयानात दिए बल्कि बार बार वो अपनी जो सियासत है उसी पे मरकूज की हुई है। जो यहाँ पे हमने आज यूथ आपने देखा है, तो मैं खुदा का शुक्र करता हूँ। आज हम इस क्रालपोरा में जो ये नौजवान साथियों ने यहाँ पे ज्वाइन किया है, इसमें जो लिखे पढ़े नौजवान साथियों ने हमारे साथ आज हाथ बढ़ाया है, तो मुझे पूरी उम्मीद है जो कल आने वाला पंचायत इलेक्शन है या असेंबली इलेक्शन है या पार्लियामेंट इलेक्शन है, तो इंशाल्लाह वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए ठीक होगा, वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जीत के लिए इंशाल्लाह साबित कदम होगा। श्रीनगर के एयरपोर्ट पर जो एयरफोर्स का अड्डा है या जो जगह है वो 168 कनाल की ज़मीन और उस ज़मीन को लेकर आज श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में बडगाम ज़िला और श्रीनगर ज़िला से ताल्लुक़ रखने वाले कई लोगों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। इन लोगों का कहना है कि उनकी 168 कनाल जो ज़मीन है, जो अराजी है, वो एयरफोर्स ने ली हुई है और वो 1947 में किराया पर ली गई थी। और सितम ज़रीबी की बात यह है और हैरान करने वाली बात यह है कि जहां आज की डेट में श्रीनगर के एयरपोर्ट पर ज़मीन की कीमत काफ़ी ज़्यादा है, तो वहीं पर इस ज़मीन के एवज फी कनाल उन्हें सिर्फ 155 रुपये किराया मिल रहा है। वो मुतालबा कर रहे हैं कि उन्हें ज़मीन के बदले ज़मीन दी जाए, ये जो एहतजाज करने वाले लोग थे। हालांकि नाज़रीन, आपको याद ही होगा कि जब सरकार है या सरकारी ज़मीन जहाँ जहाँ पर भी है, सरकारी जो इमलाक जहाँ जहाँ पर भी है, तो उसका किराया भी वसूल किया जा रहा है। और मुस्लिम वक्फ बोर्ड एक ख़ास मिसाल है जहाँ रेट्स रिवाइव करने की बात की गई है और यही कहा गया है कि जो लोग बरसों से यहाँ पर कम कीमतों पर दुकानें ले रहे थे या वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टी है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसका किराया बढ़ाना
वक्त की ज़रूरत है, तो फिर क्या वही फार्मूला यहाँ एयरपोर्ट के इन लोगों के लिए भी इम्प्लीमेंट होगी, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल ये लोग यही मुतालबा कर रहे थे कि उन्हें ज़मीन के बदले ज़मीन दी जाए। बडगाम रोजन वोल अत मज गोड़ सुटू नोरू इचगाम बस हैदरपुरा रोजान। क्या दलील श्रीनगर प्रेस कॉलोनी आई? श्रीनगर प्रेस कॉलोनी आई यम गर्ज खतर कि जमीन एयरपोर्टस अंदर यत जन किराय मिलान। किराय मिलान अकिस रेतस 155,000 रुपये पर कनाल, युस जन 5 रुपये कनालस फलान दोहस। गवर्नमेंटस अपील करान तुहद वसादत सतन कि दियो जमीन बदल जमीन। यह कुल 168 कनाल, यह ज्यादा जमीन कह, तो अम खतर योर आम तह निश। स्पेशल रिपोर्ट में और भी खबरें थी, लेकिन वक्त हो चला है, तो इस वजह से आज के इस प्रोग्राम से हमें दीजिए इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फी अमानिल्लाह। आज कुछ अलग रियाज करते हैं।